साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम लोग 22वें टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और 21 टेस्ट हो चुके हैं। ये पीसीएस प्लस समीक्षा अधिकारी दोनों का चल रहा है एक साथ। पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेम जीएस है, तो उसमें दोनों में वर्क करेगा, ठीक है, जानते ही हैं। तो आज हम 36वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो है 1 से लेके 35 तक के प्रश्नों को देखा। आज 36 से लेके 70 तक 35 प्रश्न हर टेस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सारे टेस्ट जो है अच्छे से आप कर पाएँ, याद कर पाएँ। टेस्ट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझसे सोशल मीडिया चैनल या किसी पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक जो है इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज हम 36 से लेके 70 तक के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो आज के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, ठीक है, तो किस संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकेगा, ये प्रश्न है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। इसके लिए जो है अनुच्छेद 61(1), कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 क्लास 1, ठीक है। अनुच्छेद 61 क्लास 1 क्या कहता है? इसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? वृहद मतलब होता है बड़ा होना। जानते हैं भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है आज के समय में, ठीक है। तो इसके वृहद होने का कारण क्या है? तो इसके वृहद होने का एक ही कारण है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, ठीक है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, गलत है। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव प्रवेश समाविष्ट है, यह भी गलत है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह भी गलत है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए ये इतना वृहद है, ठीक है। इसके वृहद होने का प्रमुख कारण है ये है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग अलग संविधान होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति होती है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार होगा, ठीक है। अब जो और अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 320 हमारा क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के कार्य, क्या? लोक सेवा आयोगों के कार्य, ठीक है। अनुच्छेद 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के क्या? अनुच्छेद 222 क्या हमारा कहता है? अनुच्छेद 222 कहता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ठीक है। अब अनुच्छेद हमारा 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। क्या कहता है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 227, ठीक है। तो इसमें उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 226 में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है और कूट से उत्तर देना है। ठीक है, देखिए कूट यहाँ ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर अभी देखते हैं क्या होता है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, जो अनुच्छेद 78 होता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो अनुच्छेद 78 का संबंध दूसरे से है, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है वो। फिर उसके बाद अनुच्छेद 75 क्या, अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग व सलाह जो है अनुच्छेद 74 कहता है। फिर अनुच्छेद 75 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन तथा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है? कोई मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। फिर अनुच्छेद 131 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा? वो अनुच्छेद 131 में है। तो ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत की संचित निधि का प्रावधान जो है अनुच्छेद 266 में है। किसमें? अनुच्छेद 266 जो है भारत की संचित निधि का प्रावधान किया है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो केंद्र सरकार के लिए 3 प्रकार की निधियों की व्यवस्था करता है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 226, फिर भारत का लोक लेखा अनुच्छेद 266, ठीक, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत का लोक लेखा भी अनुच्छेद 266 और भारत के आकस्मिकता निधि वो अनुच्छेद 267 है। ठीक है, तो भारत की एक ऐसी संचित निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। इस निधि से किसी भी धन को संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, संचित निधि अनुच्छेद 266। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध किससे है या किससे संबंधित है? तो एल.एम. सिंघवी समिति आप पढ़े होंगे, तो वो संबंधित होता है पंचायती राज विकास से। किससे? पंचायती राज विकास से। 1986 में जो है राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। तो एल.एम. सिंघवी जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज विकास से। इसका गठन कब किया गया? 1986। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई है? नगरीय शासन प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई? नगरीय शासन प्रणाली को, तो ये थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नगरीय प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा है। तो जो है जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ तो इसके द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग, कौन सा भाग? भाग 9 का, ठीक है, 9 का जोड़ा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की
18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें दो बातें निकल के सामने आई। एक तो ये कि संविधान में जो है, भारत के संविधान में नया भाग जोड़ा गया 9 का का। ठीक है, दूसरा ये हुआ कि एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, पूछा है। पहला कथन कहता है कि यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद में बने रह सकते हैं। ये तो सही है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक अपनी जो है पद पे बने रहते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। दूसरा है, यह मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। गलत है। ठीक है, दूसरा ही ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी, वह जो है उसे क्या है कि त्यागपत्र किसे भेज सकते हैं? वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, संसद की सिफारिश से उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सी ऑप्शन कहता है, या भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करते हैं। ये सही है। राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति। जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। किसकी जांच करती है? विनियोग तथा वित्त लेखाओं की, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो भारत के किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? अनुच्छेद 170 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 170 के अनुसार। अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है, एवं मिजोरम एवं नागालैंड के मामले में 40 एवं 46 जो है सीमित की गई है। ठीक है, तय की गई है कि मिजोरम में 40 होंगे और नागालैंड में 46 होंगे। ठीक है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब करता है? अनुच्छेद जब 352 लगाना हो। अनुच्छेद 352 हमारा कहता है कि यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 355 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 356 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा करे।
उसके अलावा अनुच्छेद 360 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कौन सा है? अनुच्छेद 360, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह पूछा गया है। कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो देखिए संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो जो है कौन से इसमें नहीं है? तो इसमें जो है संवैधानिक निकाय केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। बाकी अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग जो है हमारे संवैधानिक निकाय। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है 2005 में होती है। ठीक है, कब होती है? 2005 में होती है। ये केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना सूचना कर अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अनुसूचित जाति आयोग 338 है, 338। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 है, 338। ठीक है, कौन सा है? अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338, वित्त आयोग आर्टिकल 200 कितना 80 और राजभाषा आयोग कितना अनुच्छेद 344। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है 2005 में स्थापना की गई। ठीक है, जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की स्थापना जो है की गई 2009 में। ठीक है, NIA की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। यह देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। NIA जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य सरकारें NIA कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए NIA को सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन सही है? मानवाधिकार आयोग, जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उससे संबंधित कथन पूछा जा रहा है, तो कौन सा कथन हमारा सही है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकारों में से ये जो है हमारा इसमें कथन सही हो जाएगा, यह एक सांविधिक निकाय है। कौन सा? यह एक सांविधिक निकाय है। बाकी और सारे कथन हमारे गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं? क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 1993 में किया गया। यह एक बहुसदस्यीय संख्या है। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ना कि 5 वर्ष का। ठीक है, और जबकि उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो पहले हो उससे माना जाता है। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक, उसके अलावा आयोग का अध्यक्ष भारत को कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, ना कि उच्च न्यायालय के। जो यहाँ उच्च न्यायालय लिखा है इसकी जगह उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन जो है सही हो जाता है, ऑप्शन
ए सही हो जाता है कि यह एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ हुआ। बहुत आसान प्रश्न है। तो आप जानते ही हैं, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज जो है शुरू किया गया। ठीक है, क्या शुरू किया गया? पंचायती राज शुरू किया गया। ये पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो इसकी स्थापना जो है, उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुई। 2 अक्टूबर 1959 को हुई। ठीक है। नागौर जिला था राजस्थान का, जहाँ पे इसकी स्थापना की गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह भी याद रखिएगा। ठीक है। उस समय जो है प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो उन्हीं के द्वारा ये स्थापना की गई। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कूट का दिया हुआ है और कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है। और पूछा है कौन सा सही है। कथन हमारा कहता है जो है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये तो पता है कि राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है। तो कथन हमारा सही है। कारण कहता है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्टि नहीं कर सकता। तो यही गलत हो गया, संतुष्टि नहीं कर सकता में, तो कारण हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो है राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243(1) के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280(3) के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कथन सही है और कारण गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था निम्न में से किसकी समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग जो है, आप पढ़े हैं, तो सरकारिया आयोग का गठन जो है किस लिए किया गया था? तो संघ व राज्यों के मध्य संबंधों के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। बी शिवरामन तथा S.R. सेन ने इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है। तो हमारा इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है हमारा सी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है प्राक्कलन समिति से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वाले प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो 4 कथन है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन कहता है इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। दूसरा कहते हैं कि जॉन मथाई की सिफारिश पर 1981 में गठित की गई। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जॉन मथाई की सिफारिश पे इसकी स्थापना 1921 में नहीं हुई। इसका गठन 1921 में नहीं हुआ, बल्कि कब हुआ? 1950 में। कब हुआ? 1950 में इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1950 में किया गया। ठीक है। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ठीक है। तो अगर पूछे कि इसकी संख्या कब बढ़ाई गई, तो 1956 में बढ़ाई गई। पहले कितने सदस्य होते थे? तो 25 सदस्य होते थे। ठीक। उसके बाद ऑप्शन सी हमारा कहता है इसके सदस्यों में सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सारे जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। इसके अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही होता है। तो बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें सही नहीं है, पूछा था तो बी सही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कहा गया है? तो वो है अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 जो कहता है उसके अनुसार नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए गए। 1983 में गठित सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अनुच्छेद 262 अब क्या कहता है ये भी जान लीजिए। हमारा जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 262 वो क्या कहता है? अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के निर्णय के लिए कहा गया। ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 265 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 265 कहता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। ठीक है। अब अनुच्छेद 260 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 260 कहता है कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका गठन कौन करता है? तो पूछा है अगर संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है तो इसका गठन जो ऑप्शन दिया है कार्यपालिका के आदेश के तहत होता है, गलत है। राष्ट्रपति संसद में पारित नियम के तहत, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनमें से कोई नहीं तो इसका गठन कौन करता है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ये तो जानते ही है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किया गया जो है 7वें संविधान संशोधन, 7वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था उसी के अनुसार जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया संविधान में। मूल भाषाई संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से 55 के सिफारिश पर 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 17 को जोड़ा गया। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 350 खा जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 350 खा के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त पद दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियों एवं प्राधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान जो ये पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की जो शक्तियां हैं एवं उनके प्राधिकार हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 243 जी में जो है वर्णित किए गए हैं। 243 जी में जो है ये वर्णित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243 जी में सम्मिलित है। अब अनुच्छेद 243 डी दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 243 डी क्या कहता है कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण क्या होगा। फिर अनुच्छेद 243 एच कहता है पंचायतों के करारोपण की शक्ति क्या होगी।
उसके अलावा अनुच्छेद 243 के क्या कहता है कि अनुच्छेद 243 के कहता है कि पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, कौन इनमें शामिल नहीं है। क्या पूछा गया कि भारत में 2013 में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। 2013 में कब किया गया? 2013। इनमें से कौन तीनों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों में कौन शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो है मिजोरम इसमें शामिल नहीं है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में जो है 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा में अलग अलग न्यायालयों का गठन किया गया। मिजोरम में उच्च न्यायालय नहीं है। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइजोल में एक खंडपीठ स्थापित है। नवीनतम स्थापित उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 है। ठीक है, लास्ट टाइम आंध्र प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ये तो आप जानते हैं, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सैन्य बलों का, तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध तथा इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो अगर राजनैतिक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो जो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य हैं उसमें निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो पहला है, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। उसके अलावा वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर सकता है। ये भी सही है। तीसरा है, ऑप्शन सी है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। ये सभी शासन संबंधी जो सभी यहाँ लिखा है वही गलत है। सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री पे। तो ऑप्शन सी हमारा सत्य है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है उसके नाम पे सभी शासन संबंधी कार्य नहीं किए जाते। राष्ट्रपति सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, और वह जो है ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। ऑप्शन डी कहता है कि वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है, असत्य पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अनुच्छेद 356 के अतिरिक्त संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन उसके अलावा किससे लगता है तो ये आप जानते ही होंगे। अनुच्छेद 300 जो है 65, अनुच्छेद 365 जो है कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या निर्देशों का पालन नहीं किया। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं वो अनुच्छेद 163 में निहित होती हैं। संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि अपने विवेकाधिकार कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को
करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी के जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 154 हमारा क्या कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। फिर अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। उसके अलावा अनुच्छेद 167 क्या कहता है कि राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 प्रावधान दिया गया है। कौन सी जो है अनुच्छेद जो है में क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 131 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार 131 का तीसरा सही हो जाए, ए का तीसरा सही हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 126 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 126 कहता है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बी का 4 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 128 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति क्या होगी। तो सी का 2 सही हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार फिर से जान लीजिए, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 126 कहता है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 127 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति क्या होगी। उसके अलावा अनुच्छेद 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगर लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो उसमें जो है कम से कम लोकसभा के 3/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। कितना, लोकसभा के 3/4 सदस्यों को। यह संविधान का अनुच्छेद 375 अनुच्छेद जो 75 होता है वो कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, यानी लोकसभा के 3/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 2005 में जो है संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हमारे जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं जानते ही हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाओं को किस किस वर्ष जो है दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषाओं का। तो तमिल सबसे पहले दिया गया 2004 में तमिल को। फिर संस्कृत की बारी आती है 2005 में। फिर तेलुगु व कन्नड़ को एक ही साल मिला जो कि वर्ष 2008 था। फिर उसके बाद मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हमारी कुल 6 भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर अथवा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करते हैं? तो ये कहा था हमें जो है केसी वियर। केसी वियर जो है ये कहते हैं कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य जो है एक अच्छा संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो पूछा है कौन उपस्थित रहता है संसद की लोक लेखा समितियों में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो होते हैं वो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित की गई हैं। किसमें, कौन सा? तो अनुच्छेद 149। ठीक है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, तो कथन एक कहता है कि कौन से कथन सही है पूछा है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो है अनुच्छेद 171 जो है हमारा, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 171 क्लॉज 1 कहता है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितनी? 1/3 से अधिक नहीं होगी, ना कि आधे से बड़ी। ठीक है, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है हमारा। ऑप्शन बी कहता है, दूसरा कथन हमारा कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुच्छेद 182, कौन सा अनुच्छेद जो है? अनुच्छेद 182 क्या कहता है? अनुच्छेद 182 कि विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत है। तो इस प्रकार हाँ, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों कथन गलत है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया। तो 25 जनवरी 2011 से इसकी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें सन्निहित है? तो सन्निहित संसद में होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद को सौंपी गई हैं। ठीक है, जबकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्राप्त होती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका व संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्ति राज्यों को सौंपी गई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज हमने जो है 35 से लेकर 70 तक के प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
उसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।